Hello students, how are you all? I hope you all are fine. As you all know, we are doing chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. In previous class, we discussed about the monohybrid cross that was done by Mendel in pea plant. So today we are going to discuss our next topic. First of all, we'll discuss about test cross and then laws of inheritance given by the George Mendel. Okay, so first topic R is test cross. Okay, as name is telling that something will be tested here. Now what will be tested? Suppose Mendel ने कोई दो प्लांट देखे हैं, ठीक है, मेंडल ने दो प्लांट देख तो लिए, एक तो ये प्लांट है और एक ये प्लांट है. अब दोनों ही टॉल है, ठीक है, बट उसमें ये नहीं पता है मेंडल को विच इज वन इज होमोजाइगस टॉल, विच वन इज हेट्रोजाइगस टॉल. Homozygous heterozygous condition I told you in previous class. Homozygous condition means when both allele are same, capital T or small t, and heterozygous condition is that when both alleles are different, capital T small t. ओके, अब मेंडल ने दो प्लांट को देखा, दोनों ही टॉल है, बट उनकी कंडीशन नहीं पता कि होमोजाइगस टॉल है वो कि हेट्रोजाइगस टॉल है. तो ये कैसे पता लगे कि वो होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है? मींस जिस भी प्लांट की जीनोटाइप डिटरमाइन करनी है, हुज प्लांट जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइंड, जिसकी भी जीनोटाइप डिटरमाइन करनी है, इज क्रॉस्ड विद, उसको क्रॉस करा दिया जाए किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट. रिसेसिव पेरेंट के साथ. बहुत ही अजीब बात है कि अपने ही पेरेंट के साथ प्लांट की क्रॉसिंग कराई जाएगी. हाउ इट विल बी? हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, ये प्योर टॉल था, ये प्योर ड्वार्फ था. इनकी सेल्फिंग हो रही है. जब गैमेट इधर से कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी होगा तो सेल्फिंग होगी. तो फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन आई थी कैपिटल टी, हाइब्रिड टॉल वॉज देयर. अब इन्हीं को पेरेंट ले आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर से गैमेट बने थे ये और इधर से गैमेट बना था ये, और जो इनकी जनरेशन आई थी वो आई थी एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक और कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आई थी स्मॉल टी. ठीक है, अब एक टोल ये है और एक टोल ये है, बट इन दोनों में प्लांट की जीनोटाइप कौन सी है जिसकी हमने डिटरमाइन करनी है? दो टोल को देखा है हमने, कौन सा टोल है वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस, जिसकी हमने डिटरमाइन करनी है उस प्लांट की मेटिंग किससे करी जाए? उसके रिसेसिव पेरेंट्स. अब पेरेंट तो एक्चुअल में इसके कौन थे? ये दोनों थे, बट ये रिसेसिव पेरेंट नहीं है ना, ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है. तो इसका रिसेसिव पेरेंट कौन है? ये, यानी इसका कोई नाना या कोई नानी एक तरह से. तो उसके साथ इसकी मेटिंग करा दी जाए. सपोज हमारी जीनोटाइप थी ये और उसकी मेटिंग कराई हमने इसके साथ. इधर से ये गैमेट बनेगा और इधर से गैमेट बनेगा ये. तो यहाँ से कौन सी कंडीशन आएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये आएगी स्मॉल टी, यानी हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस रिसेसिव. अब मान लो ये जीनोटाइप है. अब हमें तो नहीं पता ना कौन सी जीनोटाइप है. सपोज दिस इज द जीनोटाइप, कैपिटल टी और रिसेसिव पेरेंट कौन है? स्मॉल टी. इधर से कैपिटल टी इधर से स्मॉल टी, और क्या कंडीशन आएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, तो यहां से तो कोई रेशियो निकल के नहीं आ रहा है. व्हाट यू विल से कि यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है? टेस्ट क्रॉस में कौन सा रेशियो आता है? 1:1. टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1. तो टेस्ट क्रॉस क्या है? whose plant genotype is to be determined, cross that plant with its recessive parent. This is the test cross. Now some student ask that what is back cross? Back cross क्या होता है? एक वर्ड ये भी आता है, back cross. It is not different thing. back cross वो क्रॉस है जिसमें किसी इंडिविजुअल की क्रॉसिंग उसके ही पेरेंट से करवाई जाए, उसको बोला जाता है बैक क्रॉस. Whenever crossing or mating is done with its parent is known as back cross. It means test cross is a type of back cross. Test cross back cross की ही टाइप है. तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि what is test cross? Design a test cross and write its ratio. So ratio of test cross is what? 1:1. Okay. Now next thing we'll do laws of inheritance given by Mendel.
मेंडल गेव टोटल 3 लॉज। मेंडल ने कितने लॉज दिए हैं? 3 लॉज दिए हैं। उनमें से फर्स्ट लॉ वी आर डूइंग नाउ एंड दैट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट मेंडल टोल्ड, मेंडल ने क्या बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। ऑल कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स। सभी कैरेक्टर कौन डिटरमाइन करता है? फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। एंड फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। फैक्टर्स हमेशा ही पेयर में होते हैं। आज के टाइम पे फैक्टर्स को क्या बोला जाता है? जीन। ओके, फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, बट समटाइम व्हाट हैपन, जो फैक्टर्स का पेयर है समटाइम इट इज द कंडीशन होमोजाइगस, बट समटाइम दिस इज द कंडीशन हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो पहली बात तो मेंडल ने बताया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। सेकंड थिंग उन्होंने बताया कि फैक्टर ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा ही पेयर में होते हैं। थर्ड थिंग जो उन्होंने बताया कि वेन एवर हेटेरोजाइगस कंडीशन इज देयर, व्हेन 2 डिफरेंट अलील्स आर देयर to control the character, then one member will be dominant and other member will be recessive. लिख लें इस बात को, क्या क्या बताया मेंडल ने? फर्स्ट थिंग, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है? डिस्क्रीट यूनिट्स। दीज आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स एंड दीज डिस्क्रीट यूनिट्स आर कॉल्ड एज फैक्टर्स। इनको क्या बोला था उन्होंने? फैक्टर्स। ठीक है, सेकेंड थिंग उन्होंने क्या बताई? फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा ही ये कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। थर्ड थिंग व्हाट ही टोल्ड, देन आउट ऑफ दिस पेयर वन मेंबर इज डोमिनेंट। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, वन मेंबर इज डोमिनेंट, एक मेंबर तो क्या होगा? डोमिनेंट होगा, एंड अदर इज रिसेसिव, और दूसरा क्या होगा? रिसेसिव होगा। डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड के बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में। डोमिनेंट मीन्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्लियर? रिसेसिव इज which cannot express itself in presence of another, किसी दूसरे की प्रेजेंस में अपने आप को जो एक्सप्रेस नहीं करता, that is recessive। समझ आया? So this is law of dominance। अब लॉ तो उन्होंने दे दिया, ठीक है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस आ गए। some exceptions were there of this law of dominance। what are these exceptions? ठीक है, first exception is इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इनकम्प्लीट होगा, वो पार्शियल होगा। सेकेंड वॉज को डोमिनेंस, मीन्स जो मेंडल ने बात कही ना कि जब 2 मेंबर होंगे उनमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, तो उस बात की वजह से कुछ एक्सेप्शंस निकल आए। फर्स्ट एक्सेप्शन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं है। को डोमिनेंस की कोई साथ साथ में डोमिनेंट होगा। मेंडल वाली बात झूठी थोड़ी बहुत प्रूव हो गई यहाँ पे। तो हम फर्स्ट एक्सेप्शन करेंगे अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन वी विल डू को डोमिनेंस, वन बाय वन विल डिस्कस दैट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी और नीट में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, incomplete dominance, what is taken here? Example of the plant, that is snapdragon, snapdragon, and its botanical name is Antirrhinum, Antirrhinum species। clear? Its another name is also there, that is dog flower। किसी भी नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीनों में से कोई भी प्लांट का नाम दिया जा सकता है। ओके, तो व्हाट हैपन, इस प्लांट के अंदर 2 कलर के फ्लावर आते हैं। वन कलर इज रेड फ्लावर, सेकंड वन इज व्हाइट फ्लावर। 2 तरह के फ्लावर्स आते हैं।
सपोज हमने एक पेरेंट लिया रेड फ्लावर वाला और एक पेरेंट लिया व्हाइट फ्लावर वाला। रेड कलर इज डोमिनेंट, दैट इज कैपिटल आर, व्हाइट इज रिसेसिव, दैट इज स्मॉल आर। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब यहां से गैमेट बनेंगे और यहां से गैमेट बनेंगे, इनकी जब क्रॉसिंग होगी तो F1 जनरेशन इस तरह से निकल के आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, हाइब्रिड आएगी। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल कि ये कैपिटल आर डोमिनेंट है तो इसका कलर कैसा आना चाहिए, रेड फ्लावर आने चाहिए F1 जनरेशन में सभी, बट इट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है। ऑल फ्लावर्स बिकम पिंक इन कलर, सभी फ्लावर्स कैसे आ जाते हैं, पिंक आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल तो क्या आना चाहिए था, कैपिटल आर आया है तो डोमिनेंट केस है, रेड कलर आना चाहिए, बट दिस डजंट फॉलो द लॉ ऑफ डोमिनेंस, और यहाँ पे वो रेड की जगह कैसा कलर आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है उन फ्लावर्स का। मीन्स इस आर ने अपने आप को एक्सप्रेस तो किया बट डजंट फुली एक्सप्रेस, दिस आर डजंट एक्सप्रेस इटसेल्फ फुली, इसने अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया, डजंट एक्सप्रेस इटसेल्फ फुली बट इनकम्प्लीटली उसने आपको अपने आप को एक्सप्रेस किया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी F1 जनरेशन आ गई है, यहां से F1 पेरेंट्स ले लो, F1 जनरेशन के पेरेंट्स, और जब यहां से ये गैमेट बनने वाले हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से भी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहां से क्या क्या प्रोजेनी आएगी, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर, ये प्रोजेनी आ जाएगी, जैसा कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया भी था। तो 1 विल बी रेड कलर्ड फ्लावर एंड 2 विल बी पिंक कलर फ्लावर एंड 1 विल बी व्हाइट कलर फ्लावर। सो क्या रेशो आ जाएगा, ये 1:2:1, और ये किस क्रॉस का रेशो है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्रॉस का। जब रेशो निकाला जाता है तो वो कैसा आता है, 1:2:1। इट मीन्स ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने जो दिया था, दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एक्सेप्शन टू दैट लॉ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मेंडल तो इसका कलर रेड ही आना चाहिए था F1 जनरेशन में, बट इट डजंट कम रेड, इट बिकम्स पिंक। इज इट क्लियर? सो इसके बारे में क्या लिखोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन क्या लिखोगे, what you will write, you will write when dominant allele doesn't express its dominant character fully, express its dominant character फुली, जब वो अपना डोमिनेंट कैरेक्टर पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये किस फ्लावर में होता है, स्नैपड्रैगन एंटीरिनम स्पीशीज डो फ्लावर के अंदर ऐसा होता है। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड एक्सेप्शन वी विल डू कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस में क्या होता है, लेट्स सी। Now next is codominance. As co word is telling, साथ में कोएड होता है ना, कोएड स्कूल, को एजुकेशन, बॉयज एंड गर्ल्स साथ साथ में एजुकेशन ले रहे हैं, दैट इज को एजुकेशन। नाउ कोडोमिनेंस मीन्स साथ साथ में डोमिनेंस कैरेक्टर होगा। कोडोमिनेंस जो फिनोमिना है ये हमारे ब्लड ग्रुप में दिखाई देता है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस होता है। तो ये होती क्या है कोडोमिनेंस एक्चुअल में, व्हेन बोथ अलील्स express themselves, or you will write independent expression of both alleles, independence expression of both alleles। जब दोनों ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस करें, कोई ये ना करे कि मैं डोमिनेंट हूं मैं डोमिनेंट हूं, जब दोनों ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं साथ साथ में, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है, कोई डोमिनेंट नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कोडोमिनेंस। और ये कहां पे दिखाई देता है, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन में। तो कैसे होता है, लेट्स सी।
सपोज हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये, दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में इस जगह पे और इसमें इस लोकस पे एक अलील है आई, यहाँ पे भी है आई। ये ब्लड ग्रुप ए को क्या कर रही है, डिनोट कर रही है, ये ब्लड ग्रुप ए के लिए, ये भी ब्लड ग्रुप ए के लिए, ये दोनों ही कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है। जब ए ब्लड ग्रुप के लिए यहाँ पे जीन होगी तो जो आरबीसी होगी इस पर्सन की आरबीसी पे क्या होंगे, एंटीजन ए होंगे बहुत सारे, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए को डोमिनेट कर रही है। ठीक है, अब जब बहुत सारे एंटीजन ए होंगे तो इसका ब्लड ग्रुप पर्सन का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, एक ब्लड ग्रुप, एक और हमने पेयर बना लिया है होमोलोगस क्रोमोसोम का, और यहाँ पे इस वाले पर्सन की अलील आई ए और यहाँ पे है आई ए नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे आई बी और यहाँ पे भी लिखेंगे आई बी। अब इस कंडीशन में जो आरबीसी होगी इस पर्सन की, उसकी आरबीसी पे ज्यादा एंटीजन कौन होंगे, या सारे के सारे एंटीजन कैसे होंगे, बी एंटीजन, तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब थर्ड केस हम देखते हैं, फिर से एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का लेंगे और इसमें फिर से यहाँ पे कोई जीन आने वाली है और इस कंडीशन में यहाँ पे आई ए है और यहाँ पे आई बी है। अब दोनों ही जीन आ गई हैं, दोनों ही अलील आ गई हैं, ए बी और बी भी, तो यहाँ पे फिर से आरबीसी बनाएंगे और इस पर्सन के पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, इसके पास ए भी है और बी भी है, तो ये तो हो गया ए और यहाँ पे हमने बना दिया बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही एंटीजन ए और बी, दोनों ही एंटीजन इस आरबीसी पे प्रेजेंट है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं और इस कंडीशन में इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी। दिस इज द सिचुएशन ऑफ विच आई एम टॉकिंग अबाउट। इस सिचुएशन के बारे में मैं बात कर रही हूं कि व्हेन बोथ अलील एक्सप्रेस देमसेल्फ, दोनों ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस करे, दोनों ही डोमिनेंट हो, कोई ये समझौता करने को तैयार नहीं है कि चलो मैं रिसेसिव हो जाती हूँ तुम डोमिनेंट हो जाओ, ऐसा नहीं है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, बोथ अलील्स आर डोमिनेटिंग, बोथ अलील्स आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली, दैट कंडीशन इज नोन एज कोडोमिनेंस and example of codominance condition is blood group of human, blood group of human, human के केस में ऐसा होता है। Is it clear? So these were two exceptions of Mendel's law of dominance, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। क्योंकि मेंडल ने तो क्या बोला था कि जब दो अलील अलग अलग होंगी उनमें एक डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव होगी। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, जो डोमिनेंट थी उसने अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं किया। कोडोमिनेंस में क्या हुआ, दो दो अलील और दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, कोडोमिनेंस। ठीक है, अब हम एक थर्ड चीज करते हैं जो एक्सेप्शन नहीं है बट इसी से ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड है, दैट इज मल्टीपल अलीलिज्म। मल्टीपल अलीलिज्म, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इसको रफ नहीं कर रही हूं। मल्टीपल alleles, as name is telling, multiple allele means many। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी जीन के लिए 2 alleles होते हैं, किसी भी क्रोमोसोम पे होमोलोगस पेयर पे 2 allele होते हैं किसी भी एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, बट किसी इंडिविजुअल में तो ये 2 ही होती हैं, बट किसी पॉपुलेशन में जब किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए या किसी एक जीन के लिए 2 से ज्यादा allele हों तो उस कंडीशन को मल्टीपल अलील बोलते हैं। अगेन एक कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप, ठीक है, उसके लिए मैंने बताया कि एक अलील तो ये है आई ए और एक अलील ये है आई बी। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 अलील होती हैं, बट मल्टीपल अलील में हम क्या करेंगे कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जब 2 से ज्यादा अलील हों वो कंडीशन होती है मल्टीपल अलील। यानी पर्सन में तो होंगी 2 ही, पर्सन में तो 2 ही होने वाले हैं, बट पूरी पॉपुलेशन में उसी की कितनी होंगी, 3। तो मल्टीपल अलील्स में व्हाट यू विल राइट, व्हेन मोर देन 2 alleles of a gene
आर देयर इन अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए या एक जीन के लिए 2 से ज्यादा अलील हो तो वो कंडीशन होती है मल्टीपल अलील। किसी इंडिविजुअल में तो 2 ही होंगी बट पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा होंगी। कैसे? देखो, एक तो मैंने बता दी आई ए, जब ये कंडीशन होगी तो ब्लड ग्रुप होगा ए। आई बी ये कंडीशन होगी तो ब्लड ग्रुप होगा बी। आई बी की कंडीशन होगी तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। तो 2 हमने अलील की बात की, फर्स्ट तो ये होगी आई ए और सेकंड होगी आई बी। थर्ड कंडीशन क्या है? एक और अलील होती है जो ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज सपोज दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम, और यहाँ पे आई ये अलील है और यहाँ पे आई ये अलील है। तो इस पर्सन की आरबीसी में नो एंटीजन विल बी देयर, इस पर्सन की आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि ना तो ए एंटीजन है यहाँ ना ही बी एंटीजन है, तो नो एंटीजन विल बी देयर। ऐसे पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। कैसा ब्लड ग्रुप होगा? ओ। तो आ गई ना थर्ड अलील। कौन सी है थर्ड अलील? आई। ठीक है, तो एक आई ए, एक आई बी और एक आई। और जो ब्लड ग्रुप ओ है ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब ये कैसी कंडीशन होगी? होमोजाइगस कंडीशन होगी कि आई होगा, आई होगा। सपोज ये कंडीशन हो हमारे पास, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे जीन है, ये हमारे पास कंडीशन आई ए और आई, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? व्हाट डू यू थिंक? मैंने बताया तो रिसेसिव है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने वाला है, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। ए की जगह यहाँ बी आ जाए तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। यानी ओ ब्लड ग्रुप बनने के लिए दोनों ही क्रोमोसोम पे आई अलील होनी मस्ट है। समझ आ गया? सो दिस इज मल्टीपल अलीलिज्म। मल्टीपल अलील ये जो है एग्जामिनर हमेशा ही स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है किस टॉपिक को लेके, कोडोमिनेंस और मल्टीपल अलील में। कोडोमिनेंस में दोनों ही अलील अपने आप को फुली एक्सप्रेस करती है, ये वाला केस है ए बी ब्लड ग्रुप वाला। और मल्टीपल अलील में किसी भी पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा अगर अलील हैं किसी जीन की, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कंडीशन होती है मल्टीपल अलीलिज्म। इज इट क्लियर? अब हमने मेंडल का एक लॉ किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, और उस लॉ के हमने 2 एक्सेप्शंस भी कर लिए हैं। नाउ वी विल डू सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? सेपरेशन। सेग्रीगेशन मीनिंग सेपरेशन। चलो, क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में? जब गैमेट्स बनते हैं, जैसे कि हम क्रॉस कर रहे थे बार बार ना, हमने जैसे क्रॉस किया था, ठीक है, तो गैमेट बन रहे थे, तो इधर ये चला गया, एक गैमेट ये बन गया, इधर से एक गैमेट ये बन गया, एक गैमेट बन गया। तो हमने क्या किया था? गैमेट बनाने के लिए जो पेरेंट्स थे उनको हमने ऐसे सेपरेट कर दिया था, ठीक है। तो वही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, both alleles of a gene separate from each other and one allele go in one gamete। समझा? कि जब भी ऐसे पेयर ऑफ allele होता है, allele of a gene, then both alleles separate from each other during the time of gamete formation is known as law of segregation। So how you will write the language? That according to this law, during gamete formation, alleles of a gene, not alleles, both alleles, you will write both alleles of a gene separate from each other, both alleles of a gene separate from each other, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
अब इस लॉ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं कैसे होती है। हम सब ने मियोसिस पढ़ी है सभी ने मियोसिस के टाइम पे 1 से 2 सेल बनती है, फिर उन 2 से 4 बनती है। हाउ इट हैपन्स, लेट्स सी। सपोज ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। एक ये क्रोमोसोम है, एक पेयर, और एक हम बना लेते हैं रेड कलर से, ठीक है। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इट। और ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहाँ पे वो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना ऐसे, जो इनको खींच के दूसरे पोल पे लेके जाते हैं, सेपरेट कर देते हैं एक दूसरे से। पढ़ा है ये सब हमने मियोसिस में। तो सपोज इसके ऊपर है जीन कैपिटल टी और इस पे है स्मॉल टी। इस क्रोमोसोम पे है कैपिटल वाई और इस पे है स्मॉल वाई। अब यहां पे क्या होगी? मियोसिस 1 और यहां पे हो रही है मियोसिस 1, सेम चीज। मियोसिस 1 होता है तो क्या होता है? 2 सेल बनती हैं, 1 सेल विल बी हियर एंड सेकेंड सेल विल बी हियर, ठीक है। अब क्या होता है, जब ऐसे सेल बनती है तो ये दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एक ग्रीन आ जाएगा इस तरफ कैपिटल टी और एक ग्रीन आ जाएगा इस साइड, इस सेल में स्मॉल टी। सेम ऐसे ही एक रेड आ जाएगा इन दिस सेल कैपिटल वाई एंड सेकेंड विल कम हियर, दैट इज स्मॉल वाई। समझ आ गया? नाउ व्हाट हैपन्स, अब मियोसिस 2 हो जाएगी। सेपरेशन तो यहाँ पे देख ही चुके तुम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो देख ही लिया है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ गैमेट एलील्स टेक्स प्लेस। अब नाउ मियोसिस 2 विल बी देयर, और मियोसिस 2 होगी जब फिर से सेल बनेगी यहाँ पे 2 सेल, एक सेल ये बनी और एक सेल बनी ये, ठीक है। अब क्या होगा, इनमें सेपरेशन होने वाला है। फिर से यहाँ स्पिंडल फाइबर्स आर देयर। तो यहाँ से एक ये रेड कलर की आर्म यहाँ जाएगी और एक रेड आर्म यहाँ चली जाएगी, यानी ये हो गया है कैपिटल वाई और ये हो गया कैपिटल वाई। ऐसे ही एक ग्रीन कलर की आर्म यहाँ रह जाएगी और एक ग्रीन रह जाएगी यहाँ पे, दिस इज कैपिटल टी और हियर कैपिटल टी। सेम यहीं पे होने वाला है, यही चीजें यहाँ पे होने वाली है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, क्या समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है तब भी गैमेट्स बनते हैं तो अलील्स ऑफ अ जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये जो कंडीशन थी, ये सेपरेट होने चाहिए थे, कई बार ये सेपरेट नहीं होते हैं। देखो क्या होता है, एक कंडीशन मैं तुम्हें बताती हूँ जब ये सेपरेट नहीं होते हैं। सपोज यहाँ से बनी एक सेल, तो ये बन गई और एक सेल इधर बन जाएगी, ये सेल डिवाइड हुई। तो क्या होता है जब इनको सेपरेट होना था, ग्रीन तो अच्छे से सेपरेट, रेड तो अच्छे से सेपरेट हो जाते हैं, एक रेड इधर आ जाता है और एक रेड इधर से। अब ग्रीन वाले को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और ये क्या करता है, बजाय अलग अलग जाने के ये कहते हैं कि नहीं हम अलग नहीं होंगे, हम तो दोनों इकट्ठे ही रहेंगे, बहुत अच्छे फ्रेंड है ना। तो ये दोनों के दोनों ग्रीन क्रोमोसोम इसी सेल के अंदर रह जाते हैं, दे डजंट गो इन अदर सेल। अब जब होना क्या चाहिए था, दोनों सेल में जाने चाहिए थे, बट एक में तो चले जाते हैं 3 क्रोमोसोम और एक में रह जाता है अकेला 1 क्रोमोसोम। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन। कि इनका डिसजंक्शन नहीं होता है, ये ऐसे सेपरेट नहीं होते हैं जैसे इनको होना चाहिए था। एंड इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, ये इस लॉ का एक्सेप्शन नहीं है। इट कोज डिजीज, ये क्या करता है, डिजीज करता है। और कैसे डिजीज करता है, दिस इज लाइक टर्नर सिंड्रोम, लिनफिल्टर सिंड्रोम, इस तरह की डिजीज करता है, विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर ओनली इन डिटेल इन आवर कमिंग टॉपिक्स। तो नॉन डिसजंक्शन इज नॉट एन एक्सेप्शन, ये एक तरह की डिजीज करता है। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ऐसा होता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इनको सेपरेट होना चाहिए था तो ये सेपरेट नहीं होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
तो 2 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमने किए हैं, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस किया और सेकंड क्या किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक लॉ बच गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हम करेंगे अपने कमिंग टॉपिक्स में। नाउ वी विल डू इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। इससे पहले हमने पढ़ा है इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, कि 1 जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, कैसे एक जीन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आती है। अब हम करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। अब सबको पता है हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, मेंडल ने एक ही कैरेक्टर को लेके स्टडी की थी। कौन सा कैरेक्टर लिया था, प्लांट की हाइट। अब मेंडल का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, उनको लगा कि यू आर गोइंग टू सक्सीड, तुम सक्सीड होते जा रहे हो तो तुम चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर दो। तो उन्होंने अब 2 कैरेक्टर लेके स्टडी स्टार्ट कर दी। और वो कौन से 2 कैरेक्टर लिए, उन्होंने सीड को लिया, सीड की शेप और सीड का कलर। तो एक तो सीड लिया उन्होंने, कलर को अगर देखें, एक तो ऐसा सीड लिया विच वॉज राउंड। चलो इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, ग्रीन तो वहां पे बनेगा ना। एक तो लिया उन्होंने सीड राउंड और एक सीड लिया उन्होंने रिंकल्ड। कैसा लिया, रिंकल्ड मीन्स जो थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा था। मटर के दाने होते हैं ना, एक तो बिल्कुल गोल होता है, थोड़ा मोटा होता है, और एक ऐसे पिचका सा हुआ होता है ना। तो एक सीड लिया राउंड, एक लिया रिंकल्ड। राउंड जो था वो येलो भी था और रिंकल्ड जो था वो ग्रीन था। तो लिख लेते हैं यहाँ पे राउंड येलो। और दूसरा जो मटर का दाना था वो कैसा था, रिंकल्ड, जिसको झुर्रियां आई हुई है, रिंकल्स हो गए हैं, रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड येलो कैरेक्टर है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल्ड स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। एज यू ऑल नो कि कोई भी जीनोटाइप लिखते हैं तो हमेशा पेयर में होती है, जैसा मेंडल ने बताया फैक्टर ऑलवेज अकर इन पेयर। तो राउंड के लिए ये पेयर, येलो के लिए ये पेयर, दोनों डोमिनेंट होंगे तभी तो कैपिटल लिखे ना। और रिंकल्ड के लिए ये पेयर और ग्रीन के लिए ये पेयर, दोनों ही रिसेसिव हैं, स्मॉल लेटर्स हैं। अब क्या होता है, गैमेट बनेंगे इनके। अब गैमेट ऐसे थोड़ा ना बन जाएंगे, कैपिटल आर अलग कैपिटल आर अलग, नो नो नो। क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अब यहां से क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। बन गए गैमेट्स, दीज आर गैमेट्स। नाउ क्रॉसिंग विल बी डन। अब इनकी क्या होगी, क्रॉसिंग होगी। और जब F1 जनरेशन आएगी, सपोज इसकी और इसकी हो रही है, तो पेरेंट जब बनते हैं अब तो फिर से ये इकट्ठे आ जाएंगे ना। क्या आ जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से ही यहां से बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 4 जो है ऑफस्प्रिंग यहाँ बन जाएंगे अगर हम चारों को अलग अलग बनाएं। तो F1 जनरेशन आ गई है, ये कैसी जनरेशन आ गई है, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन कैसे आई है, एक कैपिटल आर भी है और एक कैपिटल वाई भी है, यानी कैसी आई है, ऑल आर राउंड येलो, ऑल आर राउंड येलो। कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन में। अच्छा, जो ये है राउंड भी हाइब्रिड है, येलो भी हाइब्रिड है, बोथ आर हाइब्रिड, तो इस क्रॉस को नाम दे दिया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज द इंडिविजुअल और द प्रोजेनी इज हाइब्रिड फॉर 2 कैरेक्टर्स। वो 2 कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। सिंगल कैरेक्टर के लिए जब हाइब्रिड थी तो उसको क्या बोला गया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ मेंडल इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, अभी वो सेटिस्फाइड नहीं है, अब वो और कुछ करने वाला है, अभी उसके दिमाग में और कुछ खुराफाती चल रही है। क्या करेगा वो, F1 जनरेशन के पेरेंट ले लेगा, फिर से क्रॉसिंग कराने वाला है। तो क्या होगी क्रॉसिंग, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये पेरेंट ले लिए हैं। ठीक है, अब इनके क्या बनाएगा वो, गैमेट्स। देखो गैमेट जब बनेंगे तो एक तो ये कंडीशन है कि ये आर इस वाई के साथ गैमेट बना ले, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरी कंडीशन ये है कि यही आर इस वाई के साथ गैमेट बना ले, कैपिटल आर स्मॉल वाई। कोई ये कंडीशन थोड़ी है, ये रूल थोड़ा ना है कि उसको सिर्फ कैपिटल के साथ ही बनाना है, नो, ये स्मॉल आर इसके साथ भी बना सकता है
और ये स्मॉल आर इस वाई के साथ भी बना सकता है। सो टोटल 4 गैमेट्स विल बी देयर फ्रॉम वन पेरेंट एंड 4 गैमेट विल बी देयर फ्रॉम द अदर पेरेंट। समझ आ गया यहाँ तक? गैमेट बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, क्या होगा। सो व्हाट हैपन, उन्होंने ये लिए थे ना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर से गैमेट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही करना अब इसमें पूरे में, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल लाइक दैट। एंड यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब प्यूनेट स्क्वायर फिर से यूज करने वाला है मेंडल, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया, अरे इतने गैमेट्स को संभाला कैसे जाए। ठीक है, सो वो प्यूनेट स्क्वायर यूज कर रहा है। प्यूनेट जिस साइंटिस्ट ने उसकी हेल्प की थी ना कि तुम कंफ्यूज मत हो, तुम प्यूनेट स्क्वायर यूज करो। तो इस तरह से टेबल बन जाती है एक। ठीक है, तो क्या होता है, अब इस गैमेट की इससे क्रॉसिंग कराओ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसी की इससे कराओ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसकी इससे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मैं फटाफट लिख देती हूँ, तुम देखते जाना क्या क्या हो रहा है। रिमेंबर वन थिंग, हम इनको सबसे पहले लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे स्मॉल आर पहले आ रहा है और ये कैपिटल आर बाद में आ रहा है। यू आर नॉट टू डू लाइक दिस, ये रिसेसिव है, रिसेसिव हमेशा बाद में ही आएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हियर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड लाइक दिस बनाते जाओ। एंड लास्ट वन इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो टोटल कितनी प्रोजेनी बन गई, कितने ऑफस्प्रिंग बन गए? 16। ठीक है, अब इनमें देखो कौन क्या आया है। एक कंडीशन तो है ये, जब एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई हमारे पास हर हाल में होना चाहिए। तो देख लो वो कौन कौन है जिनके पास एक कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई हो, डेफिनेटली हर हाल में हो। कितने मेंबर हैं ये, करो काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि एक कैपिटल आर तो हो बट स्मॉल वाई हो। तो 1 2 एंड 3, तो ये कितने आ गए हैं? 3। थर्ड कंडीशन ये है कि स्मॉल आर हो और कैपिटल वाई हो। 1 2 एंड 3। और बचा कौन? अकेला रिसेसिव कंडीशन, जिसमें क्या है, दोनों ही स्मॉल हो, कैपिटल आर बी और वाई भी, दोनों चीजें स्मॉल है। तो वो कौन? अकेला एक। तो ये क्या लिखा जा रहा है? 9 3 3 1। लेट मी टेल यू, जब एक कैपिटल आर होगा और एक कैपिटल वाई होगा, दोनों चीजें डोमिनेंट है, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? राउंड येलो। कौन सी कंडीशन होगी? राउंड येलो। जब एक कैपिटल आर होगा, एक कैपिटल आर और बाकी वाई दोनों ही स्मॉल होंगे, तो कंडीशन है ये राउंड तो है लेकिन ये येलो नहीं आया, ये क्या आया? ग्रीन आया। तो राउंड ग्रीन। और दूसरी कंडीशन क्या है? स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी ये क्या आया? रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो। और एक ही अकेली कंडीशन ऐसी आई जब क्या हुआ? दोनों ही स्मॉल है, यानी रिंकल्ड ग्रीन हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आया? 9:3:3:1। और ये कैसा रेशियो है? फिनोटिपिक रेशियो है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो देख के पता चलता है ये कैसा है?
फिनोटिपिक। अब अगर इसका जीनोटिपिक रेशो लिखा जाए तो क्या आएगा जीनोटिपिक रेशो? हालांकि दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी और मुझे लगता है नीट में या बोर्ड में पूछा भी जाएगा, बट मैं बता देती हूँ फिर भी। 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ये क्या है? जीनोटिपिक रेशो। अब तुम सोचोगे ये याद कैसे हुआ? कुछ नहीं है, सिंपल है। 1:1, फिर इसका डबल 2:4:2, फिर से रिपीटिशन 1:1। ये क्या है? जीनोटिपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। और ये क्या है? फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का कौन सा था जीनोटिपिक रेशो? 1:1, और फिनोटिपिक क्या था? 3:1। So this was all about inheritance of two genes. This cross is very important. You have to do it properly. बहुत टाइम लगता है इसको याद करने में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते, यू कैन डू इट properly. So tomorrow we'll come with our next topic. Up to then revise it properly. Thank you everybody.